हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड 4 प्रकार के होते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हम मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया, ये हमने इसमें पिस्टन है, इसमें क्या है, गैस। इसमें क्या होता है कि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर हमें कांस्टेंट ही रखना है। तो जब हम इसमें हीट एनर्जी सप्लाई करें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली है टेम्परेचर की। तो जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी, वो 0 हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमारी इनिशियल है P1, V1 एंड T1, जब हम इसमें हीट सप्लाई करेंगे, हीट एनर्जी इसको देंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा इधर आता जाएगा, वो इतना कम आएगा कि हमें पता नहीं लगता। उस टाइम पे क्या रहेगा कि इसमें इंटरनल एनर्जी तो हम हीट एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं, तो इस टाइम पे टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही। तो अंदर क्या होगा कि टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वो भी किसकी बेस पे रहेगा, इंटरनल एनर्जी की कोस पर टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम पिस्टन को यहीं पे रख लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये मान लीजिए कि जब हमने इसको इंटरनल दी तो टेम्परेचर, फिर बाद में हमारी फाइनल पोजीशन क्या होगी, P2, V2, और टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और U इक्वल टू क्या होता है, F/2 nRT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ओके, अगर हम इसमें हल्की हल्की हीट सप्लाई करते हैं तो बिल्कुल हल्का ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता कि जिसपे इतना ज्यादा फर्क पड़ता हो। ओके, तो हमारी इसमें क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसकी पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखना पड़ता है। दूसरी बात कि इसको हम कैरी कर सकते हैं, ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको इंसुलेटेड किया जाता है। ये क्या होता है, एक इंसुलेटेड बनाया जाता है इसको, जब हम इसको कैरी कर सकते हैं। और तीसरी बात इसमें क्या होता है कि ये बॉयल्स लॉ फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या करता है, फॉलो बॉयल्स लॉ। ये तो क्या हो गया हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, अब दूसरा क्या होगा, ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये क्या था हमारा, एक्सपेंशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा कि हमने सिलेंडर ले लिया, ये हमारी P1, V1 और T1। जब हमने इसमें क्या करा, इंटरनल एनर्जी सप्लाई करी, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा। तो इस केस में हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो जितनी हम इसमें इंटरनल एनर्जी देंगे, जितना हम इसमें पॉजिटिव वर्क करेंगे, उतना ही इंटरनल हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाएगी। जितना भी पॉजिटिव वर्क करा उस केस में क्या होता है कि जितना भी पॉजिटिव, अगर बाहर नहीं निकलेगी हीट एनर्जी तो उस केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जितना हमने पॉजिटिव वर्क करा, मान लिया हमने 100 जूल का पॉजिटिव वर्क करा, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि 100 जूल की ही इंटरनल हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो ये मान लो हमारा P2, V2 और T1। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा आइसोथर्मल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट। और एक सिंक और सराउंडिंग जो होते हैं, ये इनका टेम्परेचर कभी चेंज ही नहीं होता। ओके, तो ये क्या हो गया, बॉयल्स लॉ फॉलो करता है। पहली बात, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसमें। दो प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसो एक्सपेंशन और कंप्रेशन, और इसमें लॉ बॉयल्स लॉ फॉलो करता है। और तीसरी बात, इसको कैरी कैसे करते हैं, इसको बाहर से पूरा इंसुलेटेड बनाया जाता है, इसकी बाहर की बॉडी।
ओके, अब इसमें वर्क डन क्या होता है, एनआर टी नोट, इसमें वर्क डन बाय गैस होता है एनआर टी नोट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मान लो एल एन V1 बाय V2 होता है, एक होता है एनआरटी नोट ln P2 बाय P1। ये इसमें क्या होते हैं, वर्क डन की वैल्यू होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि हमारे पास इसमें V1 ज्यादा होगा V2 से, और सॉरी V2 ज्यादा होगी, V2 ज्यादा होगा पहले V1 से, इस केस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि V2 ज्यादा होगा वॉल्यूम इसका बढ़ गया, और P1 ज्यादा होगा P2 से। ओके, इसमें क्या होता है कि P इनवर्सली होता है 1/V, P इनवर्सली 1/V ये होता है इसमें, ओके। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास V1 ज्यादा होता है V2 से, और P2 ज्यादा होता है P1 से। ओके, इसमें ये होता है। और वर्क डन का गैस हमारे पास आ गया, अब ये हमारे पास कैसे आया, जैसे कि हमने देखा कि पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, इसमें हमने देखा कि P इनवर्सली 1/V। ओके, तो पीवी क्या हो गया, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पीवी कॉन्स्टेंट, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, तो P1 V1 बाय V2 इक्वल टू P2 बाय P1, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब इसमें देखते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। हमने क्या देखा, PV इक्वल टू एनआरटी, और P इक्वल टू क्या हो जाएगा एनआरटी नोट डिवाइड बाय में V, और वर्क डन बाय गैस क्या होता है PdV, इंटीग्रेशन कर देंगे, P की वैल्यू क्या रख देंगे, ये वाली, तो हमारे पास क्या आ गई एनआरटी नोट डिवाइड बाय में V dV, ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय गैस इक्वल टू एनआर dV बाय V। अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, dW लग गया, तो हमारे पास वर्क डन बाय गैस क्या आ गया इक्वल टू NR, ये तो हमारे पास क्या है NR कांस्टेंट है। ओके, तो हम क्या कर देंगे, NRT नॉट हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो dV बाय V का हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वर्क डन बाय गैस इक्वल टू NRT नोट, इसकी dV बाय V हमारे पास क्या बन जाएगा ln V, ये हमारे पास क्या बन गया ln V, और V1 बाय V2 की इसमें हमने क्या कर दिया, ये मैं एक बार रख कर रही हूँ, तो इसमें वर्क डन बाय गैस क्या हो गया हमारे पास NRT नोट ln V2 माइनस ln V1। ओके, तो वर्क डन गैस इक्वल टू NRT नोट ln V1 बाय V2, ये हमारे पास आ गया वर्क डन बाय गैस, ये प्रूव हो गया। ओके, अब इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय गैस इक्वल टू, एक तो यहाँ प्रूव हो गया था, तो NRT नोट ln P1 बाय P2 बाय P1, ये हमारे पास क्या हो गया वर्क डन बाय गैस। ओके, देन यू राइट डाउन।
हम पढ़ेंगे आइसोबारिक। आइसोबारिक में भी क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है सर, आइसोबारिक एक्सपेंशन, ये हमारे पास एक्सपेंशन। इस पे क्या होता है कि हमने एक सिलेंडर ले लिया, इसमें क्या होता है कि जो हम हीट एनर्जी इसमें देंगे वो दो चीजों में बढ़ेगी, एक वर्क डन और एक इंटरनल एनर्जी। और वर्क डन में ज्यादा जाएगी और इंटरनल एनर्जी में कम जाएगी। अगर इंटरनल एनर्जी में ज्यादा चली गई तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या रखना पड़ता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है इसमें, ओके, प्रेशर कांस्टेंट होता है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T। तो ये हमारे मान लो P1 P0 V1 और T1, ओके। जब हम इसमें हीट एनर्जी सप्लाई करी तो उस केस में क्या आया, ये मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया P0 V2 और T1 T2। तो इसमें जब हमने हीट एनर्जी सप्लाई करी तो वो दो चीजों में गई, जो इसमें प्रेशर इसका जो बढ़ा वो किस में चेंज हो गया, वर्क में चेंज हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, तो इसमें इतना प्रेशर में चेंज नहीं आया। उस केस में क्या होगा कि प्रेशर तो उसमें हमने इतना वो प्रेशर इसका कांस्टेंट क्यों रहा, क्योंकि जो हमने हीट दी, हीट एनर्जी दी, उस केस में क्या था कि हमारे पास एक्सपेंशन करना है, इसमें ये एक्सपेंशन है। तो हीट एनर्जी दो हमने दी, वो दो चीजों में की, वर्क डन वर्क में गई और इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में और वर्क में दोनों में गई। तो उस केस में जो पार्टिकल्स थे वो तो उसी स्पीड से मूव कर रहे थे, तो उसकी प्रेशर क्या हुआ, बड़ा तो है ही नहीं, क्योंकि जो हमने दी वो दो भागों में बढ़ी और इसमें वर्क में ज्यादा जाती है, इंटरनल एनर्जी में कम जाती है, ओके। तो अब इसमें क्या होगा, ये तो हो गया हमारे पास एक्सपेंशन और कंप्रेशन में। इसमें मान लो ये हमारे पास क्या है, P0 V1 और T1। जब हमने इसमें वर्क करा तो ये हमारे पास क्या है, P0 V2 और T2। इसमें क्या होता है कि जो हमने इस पे पॉजिटिव वर्क करा वो दो चीजों में बढ़ गया, इसमें बाहर भी निकलेगा, और पॉजिटिव वर्क करा है तो इसमें दो चीजों में बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी और वर्क में। तो इसमें जितना हमने इस पे वर्क करेंगे वो उतनी हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाए। तो इस केस में क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। हीट एनर्जी हमने दी तो उसमें जितनी भी हम देंगे वो हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाएगी, ओके। तो इसमें क्या होता है कि इस केस में हमारे पास होता है V2 ज्यादा होता है V1 से और T2 ज्यादा होता है T1 से, ओके। टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाएगा, और इस केस में हमारे पास V1 ज्यादा होता है V2 से और T1 ज्यादा होता है T2 से। ये हमारे पास हो गया। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, T। इसमें वर्क डन बाय गैस निकालना बिल्कुल आसान है। वर्क डन बाय गैस इक्वल टू P, इसमें वर्क डन बाय गैस होता है P डेल्टा V। P डेल्टा V हो गया, तो हम V2 माइनस V1 क्या कर सकते हैं, और क्या हो गया इसका P0 V2 माइनस V1। ये हमारे पास इसमें दो फॉर्मूले लगे वर्क डन बाय गैस के, ओके। देन यू राइट डाउन। और एक हमारे पास होता है वर्क डन बाय गैस इक्वल टू NR डेल्टा T। ये भी हमारे पास क्या होता है, वर्क डन बाय गैस। ये हम निकाल सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे इसमें, PdV इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये PdV प्लस VdP इक्वल टू NR/dt। इसमें क्या होता है कि प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट, तो VdP इक्वल टू क्या हो गया, NR/dt। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय गैस हमारे पास क्या आ गया, NR/ΔT। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, P डेल्टा V इक्वल टू NR/ΔT। एक हमारे पास ये भी फॉर्मूला गया NR/ΔT। ये इस इक्वेशन से जो हमने डिफरेंशिएशन फॉर्म में जो हमने इक्वेशन बनाई थी उससे ये आ गया हमारे पास वर्क डन बाय गैस। एक हमारे पास क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी हमने जो देते हैं
बाहर से हीट सप्लाई करते हैं वो कि वर्क डन बाय गैस प्लस ये होती है। तो वर्क डन बाय गैस हम क्या लिख सकते हैं इसमें, NR डेल्टा टी प्लस ये क्या होती है F/2 NRT। इसको क्या हम लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, वो बन गई हमारे पास। ओके, देन यू राइट डाउन। इसमें ये जो होती है ये 2:F में चेंज होती है। अगर मोनोटोमिक होगी तो 2:3 में चेंज हो जाएगी। ऐसे जितनी मतलब वर्क में कम जाती है इंटरनल एनर्जी में ज्यादा निकल जाती है। अब हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रश्न में भी दो होंगे, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और जो आइसोबारिक था उसमें क्या होगी, इसमें आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मैंने बताया नहीं, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और इसको कैरी किया जाता है, जैसे पिस्टन को फ्री टू मूव करके हम इसको कैरी कर सकते हैं, फ्री टू मूव द पिस्टन। ओके, और वो चार्ज फ्लो फॉलो करता है। ओके, ये इसमें बातें थी। वर्क डन हमने निकाल लिया था, इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हमने सब कुछ सोल्व कर लिया था। ये सारी चीजें इसमें 3 चीजें हैं कि उसको कैरी कैसे करते हैं, फ्री पिस्टन फ्री टू मूव आइसोबारिक में, और चार्ज फ्लो वो फॉलो करता है, और एक क्या हो गया इसकी डेफिनेशन क्या, प्रेशर इसमें कांस्टेंट होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एक आइसोकोरिक एक्सपेंशन होगा, इसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये मान लिया हमारी P1 V0L T1 है। जब हमने इसमें इंटरनल एनर्जी सप्लाई करी तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया P2 V0 और T2। अब इसमें क्या होता है कि P हमारा कांस्टेंट रहता है और इसमें V डायरेक्टली P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है T के। ये हमारे पास हो गया। और इसमें इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है क्योंकि हमें इसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है क्योंकि हमें पिस्टन को मूव नहीं कराते इसमें, क्योंकि इसमें पिस्टन मूव नहीं करता, क्योंकि इसमें ओनली वर्क ये होता है। तो उस केस में जब आइसोथर्मल कंप्रेशन था तो हमें इसको यहीं रखना है। तो इस केस में जितना इसमें वर्क डन बाय गैस और वर्क डन बाय एजेंट क्या होता है, 0। हीट एनर्जी दी जाती है, तो जितनी हीट एनर्जी इसमें देते हैं उतनी ही उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ताकि इसमें क्या हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ओके, तो इसमें पिस्टन को क्या कर दिया जाता है, इसमें पिस्टन एक ही जगह रहता है, इसमें फ्री नहीं होता। और परफेक्टली कंडक्टर क्या होता है इसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में परफेक्टली कंडक्टर इसको बनाया जाता है। और इस केस में ये प्रेशर लॉ फॉलो करता है और वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T रहता है। जितनी हीट एनर्जी इसमें सप्लाई करते हैं उतनी हीट एनर्जी बाहर निकल जाती है। और Q क्या होता है, Q इक्वल टू डेल्टा U होता है, क्योंकि इसमें वर्क डन बाय गैस ये 0 रहता है, वर्क डन बाय एजेंट भी क्या रहता है 0, और इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये इसमें बातें हैं। और लॉ ऑफ प्रेशर इसको ये फॉलो करता है, लॉ ऑफ प्रेशर ये क्या करता है, फॉलो। तो Q क्या हो गया, U फाइनल माइनस ये U इनिशियल। ओके, हमारे पास ये आ गया U फाइनल। वर्क डन बाय गैस क्या हो गया हमारे पास 0, तो Q इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा U। तो इससे हमारे पास क्या होता है, डेल्टा U के बराबर आ जाती है इंटरनल एनर्जी। ओके, देन यू राइट डाउन। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, जितनी हम
इसमें वर्क डन बाय गैस और वर्क डन बाय एजेंट क्या रहता है, 0। तो जितनी एनर्जी हम देते हैं वो सारी किस में चली जाती है, इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। ओके, तो सारी की सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ओके देन यू राइट, और कैरी किस कहते हैं इसको, परफेक्टली इंसुलेटर बना के। ओके देन यू राइट। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वो इन सबसे अलग होता है। पहले हम तीनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, हम देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हमने लिया आइसोबारिक, आइसोकोरिक, हमने इसमें 6 प्रोसेस करवा दिए। आइसोथर्मल, फिर आइसोबारिक करवा दिया, फिर हमने करा दिया आइसोकोरिक, फिर हमने करा दिया आइसोथर्मल। ओके, मान लीजिए हमने ये मोनोएटॉमिक गैस ली। मोनोएटॉमिक गैस है, हम मान लीजिए डायएटॉमिक लिए, डायएटॉमिक हमने क्या लिए, डायएटॉमिक गैस ली, और इसमें हमने इसमें क्या करा, 700 जूल सप्लाई कर दी। फिर हमने जब आइसोकोरिक प्रोसेस इसमें हमने 300 जूल सप्लाई कर दी, इसमें हमने 200 जूल सप्लाई कर दी। आइसोबारिक प्रोसेस फिर से हुआ तो 300 जूल क्या होगी, बाहर निकल गई। क्या हुआ, 350 जूल आउट, 100 जूल आउट और 300 जूल आउट। इसमें आपको बताना है वर्क डन बाय एजेंट और इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बाय एजेंट आपको बताना है कितना होगा, और इंटरनल एनर्जी आपको बतानी है कि कितनी होगी। अब देखो कि हमें इसे यहाँ लिख लेते हैं, वर्क डन बाय गैस लिखते हैं, क्योंकि एजेंट जो होता है वो वर्क डन बाय गैस निकालो तो उसके साइन चिन्ह को तो वर्क डन बाय एजेंट आ जाता है। और ये डेल्टा यू, ये डायएटॉमिक है तो इसमें क्या होगा, 2:F में चेंज होगी, तो 2:3 में चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी में क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी वर्क से। तो सबसे पहले क्या हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस है, और वर्क और इंटरनल एनर्जी में क्या जाएगी, 2:3 में डिवाइड होगी। तो 700 का हम 2:3 में डिवाइड, 700 का 2 पार्ट्स किस में जाएंगे, इसमें, और 3 पार्ट्स इसमें। तो 200 जूल वर्क डन बाय गैस में जाएगी और 500 जूल इसमें जाएगी इंटरनल एनर्जी में। अगली बात, आइसोकोरिक प्रोसेस,